अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। बात करेंगे हम देवगुरु राशि परिवर्तन को लेकर और 12 राशियों पर हम डिस्कस करेंगे कि 12 राशियों के लिए क्या संयोग यहां पर बनने जा रहा है। खासकर ये आज का कार्यक्रम इसलिए भी यहाँ पर श्रेष्ठ हो जाता है क्योंकि मैंने जैसे थंबनेल में आपने पढ़ लिया है कि हमने यहाँ पर धन और प्रॉपर्टी के कारक ग्रह की बात की है। तो हमने थंबनेल में हालांकि यहाँ पर बहुत विस्तार नहीं किया धन और प्रॉपर्टी के कारक का है, लेकिन केवल धन और प्रॉपर्टी के ही कारक क्यों, ये विवाह के कारक होते हैं। देवगुरु को संतान का कारक कहा जाता है और देवगुरु को ज्ञान का कारक भी कहा जाता है। नौकरी पेशा व्यवसाय हर जगह हम देवगुरु का आशीर्वाद लेकर चलते हैं और देवगुरु की कुंडली के अंदर एक विशेष महत्ता होती है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रेच बृहस्पति। अन्य ग्रह खराब होने की स्थिति में भी अगर गुरु की शुभता प्राप्त होती है तो बहुत कुछ अनुकूल प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती हुई नजर आती है। कुंडली मिलान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो कई बार कुंडलियों के न मिलने पर हम लोग केवल गुण गणों को ही नहीं अपितु हम देवगुरु को भी प्रधानता से देखते हैं। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम लोग इसको सविस्तार चर्चा करेंगे, 12 राशियों पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन भी रहेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं, चाहे राशिफल की बात हो, अध्यात्म ज्योतिष की बात हो, वास्तु की बात हो, तमाम प्रकार की जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस राशियों के क्रम में हम राशियों से शुरुआत करें, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि देवगुरु की शुभता 12 राशियों पर कैसे कैसे रहेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, धन के कारक हों, प्रॉपर्टी की बात आए या फिर संतान, वैवाहिक जीवन की, नौकरी की, तो इन तमाम बड़े शिक्षा की बात की जाए, इन बड़े बड़े विषयों पर हम लोग जब चर्चा करते हैं तो देवगुरु की महत्ता इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इससे पहले यह भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम राशिफल कार्यक्रम को देखें, खासकर जिनकी कुंडली में ग्रह देवगुरु की स्थिति क्या है उसको देखना महत्वपूर्ण है और आपकी दशाओं का क्या प्रभाव चल रहा है उसको भी देखना आवश्यक है। कई बार हम लोग राशिफल कार्यक्रम को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उसके मूल रूप को, मूल स्वरूप को नहीं समझते हैं कि वास्तव में जन्म कुंडली के अंदर हमारी उस ग्रह की प्लेसमेंट क्या है। इसलिए इस रूप में भी इसको ध्यान देना आवश्यक है और इस राशिफल कार्यक्रम को आप जन्म राशि तथा नाम राशि दोनों आधार से चेक कर सकते हैं। धन भाव पर मेष राशि के गुरु रहेंगे मेष राशि वालों के लिए, और धन भाव से उनकी दृष्टि जो है आपके षष्टम भाव के अंदर, आपके अष्टम भाव के अंदर और दसम भाव के अंदर रहेगी। सबसे खास बात यह कि धन भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति जब बैठेंगे तो वहां से उनकी दृष्टि प्रथमतः जो पड़ रही है, पंचम दृष्टि, वो षष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि रोग, रिपु और ऋण के लिए हम लोग प्रधानता से देखते हैं। अगर किसी भी प्रकार के आपके जीवन में एक ऐसा ऋण जिससे आप उऋण नहीं हो पा रहे थे, तो यूं मान के चलें कि 2025-24 का जो यह कार्यकाल रहेगा इस ग्रह गोचर का, ये आपको इससे निजात दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। मेष राशि की जातकों के लिए खासकर इस बात का भी ध्यान रखना है, जो पैतृक प्रॉपर्टी है उसको लेकर के किसी प्रकार के विवाद में आपको नहीं पड़ना है। अगर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो आपको यह काल मुक्ति दे सकता है। किसी प्रकार के रिसर्च में आप लोग लगातार लगे हुए थे, उसकी सफलता आपके हाथ नहीं मिल पा रही थी, तो अब इस दशा काल में 2024 और 25 के इस पीरियड में आप इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। हायर एजुकेशन की बात करें तो जो लोग बड़े शिक्षा की तैयारी कर रहे थे, बड़े लेवल की शिक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनको इस शिक्षाविदों को अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आयु की बात करें, आरोग्यता की बात करें तो देवगुरु यहाँ पर आपको आयु आरोग्यता प्रदान करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। दसम भाव पर जबकि इनकी दृष्टि यहाँ पर नीच की हो जाती है, लेकिन अद्भुत बात यह है कि देवगुरु आपके भागेश बन करके और त्रिकोण की स्थिति में बैठे हुए, धन भाव पर बैठे हुए। तो कुल मिलाकर मेष राशि के लिए यह कार्यकाल अच्छा होगा। नौकरी पेशे के लोगों को यहाँ पर प्रमोशन की भी आस वो लोग लगा सकते हैं, अपेक्षा रख सकते हैं, और बिजनेस व्यापार के लिए तो यह अच्छा है ही है। तो कुल मिलाकर के
जो मेष राशि के जातक हैं उनको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा कर लेते हैं इसी राशि क्रम में वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के लिए ये लगन पर बैठे होंगे और मैंने पहले भी उस सूक्ति का आपको बताया कि किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रेच बृहस्पति। जहां आपके पीछे आय के भाव में राहु होंगे, वहीं वृषभ राशि के लगन में जब बृहस्पति आएंगे तो वैसे भी आपको ये बहुत दिनों में काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। जब जब गोचर के चंद्रमा वृष राशि के आएंगे या उसके सामने वृश्चिक राशि में नीच होते हुए भी वह लगन पर आमने सामने जब देवगुरु बृहस्पति के सामने आएंगे तो आपके लिए शुभता का परिचायक बन जाएगा। वृषभ राशि के लिए पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। राशि के जो जातक हैं वो ये मान के चलें, अगर बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, शिक्षा ले रहे हैं तो बहुत अच्छा यह साल आपके लिए जाने वाला है। 2024 का यह पीरियड और इसके बाद 25, ठीक है, तो दोनों में आपका ये आपको अच्छा लाभ देगा। आपके सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी और जैसा कि आप सप्तम भाव पर जानते हैं कि सप्तम भाव पर जब भी देवगुरु की दृष्टि पड़ती है तो आपके दाम्पत्य जीवन में यह एक सफलता आपको दिलाता है। खासकर उन लोगों के लिए यह बहुत अच्छा काल जा सकता है जिनके वैवाहिक जीवन को लेकर के मतभेद की स्थितियां बनी हुई हैं या फिर वो विवाह करने के लिए जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं, विवाह के लिए, शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनके शादी होने में कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। उन लोगों के लिए यह काल अच्छा लाभ यहाँ पर दे सकता है। लव मैरिज के मामले जो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग अपने जीवन साथी को खुद ढूंढना चाहते हैं, अपने पसंद के अनुसार ढूंढना चाहते हैं और उनकी शादी में कई रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो कुंडली न मिलने को लेकर के हो या फिर माता पिता से वह कहीं ना कहीं छुपाने की स्थिति को लेकर के हो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उन लोगों के लिए भी यह देवगुरु का यह काल अच्छा कहा जा सकता है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि जब वह इससे बाहर निकलने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, भाग्य भाव पर पूरी दृष्टि रहेगी, यानी भाग्य आपका पूरा साथ देता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं हम यहां पर तीसरी राशि यानी मिथुन की। देखिए यहां पर आपके लिए जो देवगुरु का संचरण काल रहेगा वो आपके तीसरे भाव पर रहेगा, द्वादश भाव पर रहेगा। और जब भी द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि बृहस्पति का यह गोचर काल आपके धन भाव को, क्योंकि खर्च का यहाँ पर भाव होता है और आप स्थिति को देखें तो आपके सप्तमेश बनकर के यह द्वादश भाव में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं खर्च तो बढ़ेंगे आपके, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आमदनी के स्रोत भी यहाँ पर मजबूत होंगे और चतुर्थ भाव पर, शुभ भाव पर, कुटुंब भाव पर आपकी देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि रहेगी। यह अमृतमयी दृष्टि आपको कहीं ना कहीं आपके सुख संसाधनों में वृद्धि करने वाला होगा। यह आपको कहीं ना कहीं आप यूं मान के चलें कि आपका अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई स्वप्न, कोई आपके ऐसे स्वप्न थे कि हम अपना घर बनाएं, गाड़ी खरीदें और उन इच्छाओं को लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, तो आपको इस दशा काल के अंदर, इस गोचर काल के अंदर आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी देवगुरु की बहुत बेहतर स्थिति है तो आप यूं समझ लीजिए कि आपके लिए ये सोने में सुहागा हो सकता है। दूसरा पक्ष यहाँ पर षष्टम भाव पर दृष्टि का है। अगर देवगुरु द्वादश से बैठ के षष्टम में दृष्टि रखेंगे, मैंने पहले कहा यहाँ कर्ज का भाव है, वहां खर्च का भाव है, यहाँ पर खर्च बढ़ेंगे, यहाँ पर कर्ज होने की स्थिति हो सकती है। इसलिए जब भी आप धन को खर्च करने की आप विचार करते हैं उस दिशा में, तो आप उसको इन्वेस्ट के तौर पर खर्च करें। आप उसको इस रूप में खर्च करें कि वो आपके लिए सुख और भौतिक संसाधनों में वृद्धि करने वाला हो, क्योंकि जैसे कि सुख भाव पर दृष्टि मैंने कहा, तो अब इससे क्या होगा कि आपके खर्च तो होगा पैसा, लेकिन वो आपको किसी ऐसी जगह खर्च होगा कि जब आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये आप इसमें कर सकते हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि देवगुरु कहीं ना कहीं आपको आपको जो आपका एक रिसर्च था जिसको लेके आप लगातार काम कर रहे थे, कुछ ऐसा पेंडिंग वर्क था, वो यहाँ पर पूरा हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में दिक्कत थी तो वह भी यहाँ पर खत्म हो सकता है, आपको इसका एक अच्छा लाभ मिलता नजर आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी राशि की, चौथी राशि यानी कर्क राशि की।
कर्क राशि की जातकों के लिए यहां पर क्या सिचुएशन बनेगी? क्या इसमें संयोग बनने जा रहा है कर्क राशि के लिए? देखिए, कर्क राशि के लिए अगर हम बात करें तो आपके एकादश भाव पर देवगुरु का संचरण काल रहेगा। जब भी देवगुरु बृहस्पति एकादश में बैठते हैं तो उनकी सीधी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, पंचम और सप्तम भाव पर पड़ेगी। बहुत ही अच्छी बात कर्क राशि के उन जातकों के लिए है जो कि विवाह के लिए चिंतित है, विवाह होने में देरी हो रही थी, या फिर संतति को लेकर चिंतित थे, या नौकरी पेशे को लेकर के चिंतित थे। अब ये मान के चलें कि आपका जो भाग्येश है ना, वो बृहस्पति है, और भाग्य भाव का बृहस्पति आपके एकादश यानी कुंडली के महत्वपूर्ण भाग में बैठा हुआ है। और जब एकादश भाव पर देवगुरु बैठेंगे, भाग्येश बनकर के बैठेंगे, षष्ठेश बनकर के बैठेंगे, तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहां पर देने वाले हैं। बशर्ते कि आप अपनी जन्म कुंडली में भी एक बार देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखें और अपनी दशा को भी देखें कि वो दशा क्या बृहस्पति ग्रह की मित्र दशा है या फिर शत्रु दशा है। इस चीज को भी यहां पर देखना बहुत आवश्यक है। और अगर आप सिर्फ नाम राशि से देख रहे हैं तो इसका आधार तो आपका सामान्य है ही। तो इस रूप से हम बृहस्पति को एकादश में जब देखते हैं और उनकी दृष्टि सीधा परिश्रम के भाव पर पड़ती है तो यह आपको परिश्रमी, उद्यमी बनाने का काम करता है। और निश्चित तौर पर जब व्यक्ति अपने जीवन काल में परिश्रमी होता है, उद्यमी होता है, नई प्रकार से व्यक्ति काम करने के लिए लालायित होता है, नए प्रकार से नए लोगों के साथ मिलजुल करके सहयोग और अपेक्षापूर्ण भाव से आगे बढ़ता है, तो उसको निश्चित रूप से उसका पारितोषिक भी प्राप्त होता है। जब व्यक्ति मेहनत करता है तो निश्चित रूप से उस पर परमात्मा भी रहमत करते हैं। लेकिन कई बार विषम परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि मेहनत ज्यादा होती है और रहमत कम होती है। लेकिन फिलहाल अगर हम कर्क राशि के जातकों के लिए बात करें तो आपके मेहनत के साथ साथ में रहमत की स्थिति भी मजबूत होते हुए नजर आ रही है। इसलिए तृतीय भाव के बाद आपका पंचमस्त यहां पर दृष्टि रहेगी देवगुरु की। देवगुरु जब जब भी पंचम भाव पर दृष्टि रहेंगे तो खासकर उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो शिक्षार्थी हैं या फिर जो शिक्षा फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टीचर हैं, कोचिंग करवाने वाले हैं, ऑनलाइन आप क्लासेस देते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा काल कहा जा सकता है। 2024 के बाद यह पीरियड और 25 का जब तक देवगुरु इसमें ट्रांजिट करेंगे वृषभ राशि पर, तब तक इनको यह काल एक बहुत अच्छा आपको यहाँ पर लाभ देने वाला है। शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। और सप्तम भाव, जैसा मैंने बार बार कहा, ये आपके विवाह का भाग है, ये आपके विवाह के बारे में बताएगा। तो जिन लोगों की मैरिज यहाँ पर डिले हो पा रही थी, उनको दिक्कतें हो रही थी, तो उनके लिए भी एक अच्छा रास्ता यहाँ पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको स्वर्ण का एक छल्ला अपने तर्जनी उंगली पर आपको पहन लेना है, सारे काम आपके अच्छे बनेंगे, आपको हर प्रकार से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगली राशि यानी हम सिंह की बात कर लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के लिए ये संयोग आपका दसम भाव पर बन रहा है और केंद्र के बृहस्पति, मैंने फिर से आपको वह सूक्ति का एक प्रमाण फिर आपको याद दिला दूं, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे च बृहस्पति, यानी केंद्र के इस भाव में जब दसम भाव के अंदर यहाँ पर बृहस्पति आएंगे तो अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। धन भाव पर तो इनकी पूर्ण दृष्टि है, चतुर्थ भाव पर बहुत अच्छी दृष्टि है और षष्ठम भाव पर भी दृष्टि है। रोग, ऋण और रिपो, इससे निजात पाने का इस समय हो सकता है। किसी प्रकार से अदालती झंझटे, मुकदमे, इससे आपको जो है आमने सामने का होना पड़ रहा था, तो यह काल आपको निजात दिला सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक पीरियड आप इसको समझ सकते हैं। सुख वृद्धि का योग, चाहे आप गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, आप मकान खरीदना चाह रहे थे, फ्लैट के लिए आप प्रयास कर रहे थे, तो ये यहाँ पर आपका पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। और कर्ज से मुक्ति, जो बहुत बड़ा एक पॉइंट मैंने यहाँ पर कहा, पैतृक प्रॉपर्टी को लेके विवाद अगर था तो यहाँ पर खत्म हो सकता है। आपके लिए पूर्ण प्रयास इस दशा काल, इस गोचर काल में आपको करना चाहिए और उसका लाभ भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है सिंह राशि के जातकों के लिए। उपाय क्या करना है, नियमित सूर्योदय से पहले उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, यह नियम आप हमेशा के लिए ही बना लीजिए तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। गोचर काल में आपको देवगुरु ब्राह्मणों का सम्मान आवश्यक रूप से, परमावश्यक रूप से करना है।
किसी भी बड़े बुजुर्गों का अपमान आपसे ना हो, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। लेकिन गोचर काल में इसका संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए छोटे छोटे उपाय नहीं, ये मैं आपको महा उपाय के तौर पे भी आपको कह सकता हूं। अगली राशि यानी कन्या की बात कर लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल आपके भाग्य भाव पर बनने वाला है। त्रिकोण के अंदर भी देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा लाभ देते हैं, बहुत बेहतर परिणाम यहाँ पर दे सकते हैं। जो भाग्य सुप्त पड़ा हुआ था, जो आपके कामों में रुकावटें, अड़चने, व्यवधान, बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, वह अब समय खत्म हो चुका है। 2024 और 25 का यह गोल्डन पीरियड आपके लिए कहा जा सकता है। लग्न पर दृष्टि है, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी हेल्थ इश्यूज यहाँ पे आ रहे थे, उससे निजात पाने का समय हो सकता है। पंचमस्त दृष्टि आपको आपके शिक्षा से जोड़ करके देखा जा सकता है। आपके शिक्षा में आपको एक उत्तमोत्तम परिणाम जो है वो यहाँ पर मिल सकते हैं। जिन लोगों को कहीं ना कहीं संतति प्राप्ति में दिक्कत हो रही थी, उन लोगों को यहाँ पर अब संतति का जो अभाव था उससे उसको मुक्ति मिल सकती है, यानी उनको संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। वो शर्त आपकी कुंडली में संतान योग की क्या स्थिति है उसको भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। देवगुरु की स्थिति जन्म कुंडली में क्या है यह भी देखना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो गोचर का बृहस्पति आपको अच्छे लाभ देने से नहीं छोड़ेगा। आपके परिश्रम तृतीय भाव पराक्रम भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि है। आपको परिश्रमी और उद्यमी बनने के लिए देवगुरु यहाँ पर हमेशा प्रेरित प्रेरित करेगा और ऐसा माहौल आपका बना रहेगा कि आप नियमित रूप से कुछ करने और कुछ नया करने के लिए आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और आपका जो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए एक महा उपाय मैं आपको बता दूं, आप एक गोल्ड का छल्ला या 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। आपको इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स परिणाम यहाँ पर नजर आएंगे। तो राशिफल के इस कार्यक्रम में अब हम बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए। फिर से आपको बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि अथवा नाम राशि के आधार पर रहेगा। फिर से इस बात को भी आपको ध्यान दिला दूं कि हमारे जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, खासकर देवगुरु की स्थिति जन्म कुंडली में किस प्रकार से है, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और आपकी दशा काल क्या स्थिति है उस पर भी आपका पूर्ण प्रभाव होना चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु, 3 राशियों के इस क्रम में अब हम तुला की बात पहले करेंगे। तुला राशि के लिए आपके अष्टम बृहस्पति रहेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा यह गोचर के अष्टम बृहस्पति हो सकता है थोड़ा सा रोग, थोड़ा सा आदि व्याधि, थोड़ा कुछ समस्याओं को लेकर जन्म दे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उपाय मैं आपको साथ के साथ बता देता हूं। तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पतिवार के दिन साबुन और शैम्पू, चाहे नहाने की बात हो चाहे कपड़े धोने की बात हो, दोनों स्थितियों में आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर यहां पर बात करें हर राशि के लिए कुछ ना कुछ शुभ और कुछ ना कुछ अशुभ तो ये निश्चित रूप से रहेगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि तुला राशि तो पता नहीं कितने लोगों की होगी। महत्वपूर्ण बात यही है कि आपके जन्मकालिक बृहस्पति की स्थिति क्या है, उसके आधार पर इसको समझना है। अगर वहां शुभ है तो ये अशुभता कम हो जाएगी, और अगर वहां भी अशुभ है तो ये अशुभता डबल हो जाएगी। फिर अष्टमस बृहस्पति आपके लिए खराब हो सकते हैं। कुछ लोगों के इस दशा काल में पेट से संबंधित रोगों को जन्म दे सकता है, ऑपरेशन उनके हो सकते हैं, पीलिया होने का खतरा उनको रहेगा। और बहुत बड़ी बात मैं आपको कहूं कि एक महा उपाय के तौर पर देखें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। देव, गुरु और ब्राह्मण और बुजुर्गों का आपसे किसी प्रकार से भी अपमान न हो, इसका पूर्णतः आपको प्रयास करना चाहिए। हालांकि देवगुरु यहां से बैठकर खर्च भाव को देख रहे हैं। मैंने कहा जब इस प्रकार की स्थिति अष्टमस्त बृहस्पति करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके फजूल के खर्चे, बेहुदे खर्चे हो सकते हैं, अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। खासकर ये जैसे कि रोग में खर्च होना, इसलिए इससे आपको बहुत ध्यान से आपको इस दशा काल को देखना चाहिए, अपने कुंडली के अंदर देखना चाहिए और प्रॉपर उसके उपाय भी करने चाहिए। दूसरा, यहां पर धन भाव पर दृष्टि रहेगी, ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। अगर कुंडली में कुछ हद तक आपके जो बृहस्पति वो सामान्य स्थिति में है, तो आप इस सामान्य को यहां पर थोड़ा सहज फील कर सकते हैं,
क्योंकि आपके धन भाव पर देवगुरु की दृष्टि का मतलब होता है कि धन की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस समय व्यक्ति वित्तीय हालातों से जूझता है, धन के अभाव में जूझता है, उस समय परिस्थितियां और प्रतिकूल होती चली जाती हैं, परेशानियां थोड़ा और बढ़ जाती हैं और धन का अभाव व्यक्ति को बहुत बहुत ही परिश्रम और बहुत ही समस्याओं के साथ, बहुत परिश्रम करके भी समस्याओं में डुबाने का काम करता है। इसलिए तुला राशि के जातकों को हताश होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या, बस उसको थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसे मैंने आपको फिर से दोबारा दोहरा देता हूं उपाय के लिए, विष्णु शास्त्र का नाम नियमित साल भर करें। मुझे लगता है आपका जो खराब समय भी है वो अभी सही में बदल जाएगा और अनेक प्रकार की असहज जो समस्या आपके सामने आने वाली भी हैं, उनसे भी आपको निपटारा मिल सकता है। अगली राशि यानी हम वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक के लिए यह गोचर काल आपका सप्तमस्त रहेगा, यानी सप्तम भाव पर रहेगा। और फिर से वह पंक्ति मैं आपको दोहरा देता हूं, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे च बृहस्पति। केंद्र के बृहस्पति आपके सप्तम हाउस में बैठ करके लग्न को देखेंगे, आपके धन भाव को देखेंगे और पराक्रम भाव को देखेंगे। आप यूं मान के चलिए, आपका परिश्रम करने का जो स्वभाव है वो बढ़ जाएगा। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं आलसीपन के शिकार हो चुके थे, अकर्मण्य की स्थिति में आ चुके थे, उनको भी नई ऊर्जा प्राप्त होगी। जो आपको लगता है कि बच्चे कुछ नहीं कर रहे थे, वो भी आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर उनकी जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी। वो शर्त है आपको इसमें थोड़ा कार्य करना पड़ेगा, उनका सहयोग करना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई नई चेतना के साथ उनको कुछ नए सूत्र देने होंगे। और यूं समझ लीजिए कि अगर धन भाव पर इसकी दृष्टि देखें तो कन्या राशि के साथ वहां पर जन्म हो रहा है। आगम के, इनकम के नए नए स्रोत उत्पन्न होंगे। धन का कोई अभाव इन राशि के जातकों को यहां पर नहीं मिलने वाला है। बहुत ही उत्तम संयोग की स्थिति यहां पर कही जा सकती है। और केंद्र के बृहस्पति लगन पर जब उनकी दृष्टिपात होगी, जब जब बृहस्पति, जब जब चंद्रमा भी यहां पर नीच के होकर के आएंगे, लेकिन तब भी इनको गज केसरी योग जैसा लाभ यहां पर प्राप्त होगा। और जब यहां पर स्वयं के साथ, मीन के साथ में, यहाँ वृषभ के साथ में यहां पर चंद्रमा आएंगे, तो उच्चस्थ चंद्रमा बृहस्पति के साथ में होने से और भी शुभ फलदायक आपके लिए हो सकता है। साल भर में महीने के अंदर जितने भी बार भी चंद्रमा यहां से ट्रांजिट करेगा, गोचर करेगा, 2 से ढाई दिन वो आपके लिए विशेष मुहूर्त रहेंगे। 2 से ढाई दिन आपके लिए विशेष काम के लिए, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के यह ग्रह आएगा। उपाय के तौर पर 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना ना भूलें, बहुत अच्छा समय रहेगा। अगली राशि हम चर्चा कर लेते हैं। इसी के जातकों के लिए देखें तो यह गोचर काल आपके षष्टम भाव पर बनेगा और षष्टम भाव के साथ ही दसम, द्वादश और द्वितीय भाव पर दृष्टि रहेगी। हालांकि षष्टम भाव के अंदर जिसको कि ऋण का है, रोग का है, रिपु का है, शत्रु का, ये विशेष भाव माना जाता है। देवगुरु जब यहां जाएंगे तो इनमें आपका कहीं ना कहीं आप इनको जीतने में सक्षम हो पाएंगे। ऋण को जीतने में, रिपु को जीतने में, इन सबको जीतने में आप जो है कारगर हो पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। धन आपके दसम भाव पर जब दृष्टि रहेगी तो राजकीय कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप यदि राजनीतिक कैरियर आपका है, राजनीति से जुड़े हुए हैं या उनके इर्द गिर्द आपका कोई काम चलता है, तो आप उसमें आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे थे तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा गोचर काल कहा जा सकता है। यदि प्रमोशन की बात करें तो उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। विवाह के लिए बात करें या फिर संतान उत्पत्ति की बात करें, उसका अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। खर्च यहाँ पर अच्छे होंगे, लेकिन मांगलिक और शुभ कार्यों में होंगी। यात्राएं भी संभवतः आपकी बढ़ सकती है और यात्राओं में भी खर्च आपका बढ़ सकता है। बहुत अच्छी बात है कि खर्च होने के साथ साथ में आपकी धन भाव पर दृष्टि है, यानी आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि होने का संकेत सिर्फ इतना है कि खर्च जहां बढ़ रहे हैं वहां इनकम के स्रोतों में भी वृद्धि हो रही है। इनकम भी आपको कई गुना अच्छा हो रहा है और स्वाभाविक है कि जब इनकम होगा तभी खर्च भी होंगे। और इस प्रकार की स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा संयोग यहाँ पर धनु राशि के लिए भी रहने वाला है। आपको 5 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना है। पुखराज आप पहन सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली के हिसाब से विचार करके पहने। लेकिन एक सोने का छल्ला आप इस उंगली पर पहन सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, सब चीज के लिए अच्छा रहेगा और आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। तो राशिफल के इस क्रम में अब हम बात कर लेते हैं सीधे मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए।
3 राशियों की इस राशिफल के कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। लेकिन इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, यह राशिफल आप नाम राशि, जन्म राशि दोनों के आधार पर देख सकते हैं। साथ ही साथ इस बात को बिल्कुल भी ना भूलें कि जन्मकालिक बृहस्पति आपके कहाँ और किस स्थिति में बैठे हुए हैं, क्योंकि उसी अनुसार आपका राशिफल का फलादेश भी होने वाला है। साथ ही साथ ग्रह दशाओं का भी पूर्ण प्रभाव रहता है, इसलिए उसको देखना भी बिल्कुल न भूलें। मकर की हम बात कर लेते हैं तो मकर के लिए आपके पंचम भाव पर आपके जो है देवगुरु का संचरण काल रहेगा 2024 और 25 के। अगर हम इस घटनाक्रम को देखें, जब देवगुरु के पंचम भाव पर ट्रांजिट होने की है, तो बहुत अच्छा संयोग आप देखें कि आपके धन भाव पर, आपके लग्न भाव पर और आपके भाग्य भाव पर, यानी बहुत त्रिकोण से बैठ के केंद्र और त्रिकोण पर इसकी जो है पूर्णतः दृष्टि होने वाली है। केंद्र में आपके लग्न आ गया और त्रिकोण में आपका खुद पंचम और नवम भाव आ ही रहा है, तो इसलिए त्रिकोण में बैठकर केंद्र और त्रिकोण पर दृष्टि ये लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति करेगा। ये आपको अनेक प्रकार से धन उपार्जन, अनेक प्रकार से यश, कीर्ति, मान, सम्मान और आपको यश दिलाने का काम करेगा। आपको नई उन्नति, पदोन्नति, आपका जो अनुकूल प्रमोशन जो था वो आपको मिल सकता है। समाज में एक अच्छा नाम आप कमा सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ, हर तरह से आपको यह शुभ और अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। पंचम में बैठ करके धन भाव पर यानी आगम के भाव पर, इनकम के भाव पर सीधे से इसकी दृष्टि का, अमृतमय दृष्टि का मतलब है कि आपके लिए इनकम के जो स्रोत बंद हो चुके थे, कम हो चुके थे, जो अभाव आपको झेलना पड़ रहा था, उससे आप निजात पाकर उस बंधनों को तोड़कर आप आगे बढ़ेंगे और नई संभावनाओं को जन्म देने वाली स्थिति हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, कोई झंझट, परेशानियां, अब उससे भी यहां पर मुक्ति मिल जाएगी। 2024 और 25 का यह दशा काल, यह पीरियड, यह गोचर आपको काफी कुछ देने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि भाग्य भाव पर भी देवगुरु की दृष्टि है और जब भाग्य मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान बन जाता है। इसलिए आपको करना क्या है, बस उन बातों को भी थोड़ा सा आपको चिंतन और मनन करना होगा। आपको देव गुरु ब्राह्मणों का सम्मान करना है, उनकी समय समय पर यथोचित पूजा करनी है, यथोचित उनको मान प्रदान करना है और हो सके तो कम से कम पूर्णमासी जब आ रही है प्रत्येक महीने की, तो आप खुद सत्यनारायण भगवान का एक छोटा सा व्रतार्चन आप घर में करवाएं, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। स्वर्ण का एक छल्ला या अंगूठी कोई आप इस उंगली पर धारण कर सकते हैं, तर्जनी पर। अब हम वृश्चिक की, अब हम बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कुंभ की। कुंभ राशि के जातकों के लिए फिर से वही बात, आपको यह राशिफल नाम राशि, जन्म राशि दोनों का आधार आप देख सकते हैं। गोचर काल में अपने ग्रहों को देखने से पूर्व अपने जन्मकालिक ग्रहों को देखना और जन्म कुंडली के साथ साथ विंशोत्तरी महादशा और योगिनी महादशा को भी देखना आवश्यक हो जाता है। आपके यहाँ पर बृहस्पति को देखा जाए तो केंद्र में बृहस्पति, फिर से उस सूत्र पर हम चर्चा करते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे केंद्रीय च बृहस्पति। जब केंद्र में इस प्रकार से बृहस्पति आए तो फिर उसके अन्य ग्रह प्रतिकूल होने पर भी अनुकूल प्रभाव देने के लिए उनको विवश होना पड़ता है। और खास बात कि यहाँ से बैठे बैठे आपके अष्टम, दशम और आपके द्वादश भाव पर देवगुरु की दृष्टि है। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए आप ये कह सकते हैं कि सामान्य या फलादेश या फल हो सकता है, लेकिन दशम भाव पर दृष्टि असामान्य उपलब्धियों को भी जन्म देने का एक बिंदु कहा जा सकता है। खासकर राजनीति से जो लोग जुड़े हैं उनको अच्छा लाभ मिल सकता है। प्रमोशन के लिए जो लगातार तैयारियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिले पड़ा हुआ था, पेंडिंग वर्क थे, वो सब यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। रोग, ऋण, रिपु इनसे निजात मिल सकता है। स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य में सुधार की यहाँ पर जो स्थितियां वो बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन असावधानी आपकी, थोड़ा सा लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, आपको घाटे में डाल सकती है, क्योंकि द्वादश पर यह खर्च को बढ़ा सकता है और आपकी सावधानी उस पर अंकुश लगा सकता है और आपकी सोच बोझ और बुद्धिमत्ता आपको इन्वेस्ट करा करके उस धन को मल्टीपल तरीके से कई गुना बढ़ाकर भी आपको दे सकती है। उपाय के तौर पर मैं आपको फिर से कह दूं, आपको भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन और विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ करने से बहुत अच्छा लाभ होगा। हम लोग बात कर लेते हैं राशियों के क्रम में मीन की। मीन राशि के लिए देखें तो यह गोचर काल आपके तृतीय भाव पर होगा, जहां से सप्तम, नवम और एकादश भाव
यानी त्रिकोण और महत्वपूर्ण भाव केंद्र और महत्वपूर्ण भाव कुंडली का एकादश भाव पर दृष्टि रहने वाली है। पुरुषार्थ बढ़ेगा, परिश्रम बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, लेकिन रहमत होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। बस उसका हथियार है आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी निष्ठा। और वहां से जब देवगुरु आपके भाग्य भाव पर देख रहे हैं तो भाग्य की मेहरबानी है, भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए आपको लगातार परिश्रम करना है, भाग्य का पूर्ण साथ मिलने वाला है और इसी मेहनत भाग्य के साथ का परिणाम एकादश की दृष्टि से आपके धन, अद्भुत धन आने का एक संयोग है। यह गोचर काल आपको जो लोग लॉटरी में, सट्टे में और शेयर मार्केट में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में जो निवेश कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा यहां से रिटर्न मिलेगा। अच्छे परिणाम, अच्छे इनको जो है अच्छी मात्रा में धन वापसी का यहाँ पर संयोग बन रहा है और इससे आप ये भी मान के चलें कि कहीं न कहीं आपका भाग्य आपको एक नई दिशा में लेके जा सकता है। जो बच्चे बाहर जाना चाहते थे, विदेशों से इनकम के स्रोत जुड़े हुए हैं जिन लोगों के, उन लोगों को भी अच्छा लाभ मिल सकता है क्योंकि फ़ॉरेन से यहाँ पर अच्छे लाभ के संकेत भी नज़र आ रहे हैं। खासकर प्रॉपर्टी में और कहीं न कहीं संतति को लेकर उसमें भी एक अच्छे लाभ की संभावना है और संकेत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? मिडिल फिंगर पर या फिर आपका तर्जनी उँगली पर आपको गोल्ड का छल्ला पहनना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। समय-समय पर भगवत अर्चन करें। नियमित रूप से अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए आपको कम से कम किसी भी मंगल, स्वस्ति कुछ मंत्रों का सुबह-शाम नियमित पाठ करना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो, आपका आत्मविश्वास बढ़े और आप जिस भी काम को निकलते हैं, वहाँ बड़े कॉन्फिडेंट होकर के निकलें।